एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा आज के लेक्चर नंबर 52 में हम बुक के रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि बुक के पेज नंबर 65 और 66 पर है। और अगर हम अपने यूनिक नोट्स देखें तो उनमें पेज नंबर 76 से ऑनवर्ड ये चलते जा रहे हैं पेज नंबर 77 पर, 78, 79 और ये ख़त्म हो रही है बेटा पेज नंबर 80 पर जाके। ठीक है जी, देखेंगे हमारे कितने रिव्यू क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, उतने ही हम कर लेंगे एक लेक्चर के अंदर, जितने आप इजीली डाइजेस्ट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन सारे वही हैं जो हम पहले से कर चुके हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो जाती तो बच्चे को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए हम उसको देख लेते हैं, स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, साथ छोटी छोटी अगर कोई चीज़ बताने वाली होगी तो मैं बताता जाऊँगा आपको साथ साथ। तो जी रिव्यू क्वेश्चंस यूनिक नोट्स में से हम कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था। उस डायग्राम को आपने घर में बेटा प्रैक्टिस करना है बार बार ताकि आप उसको इजीली बना सकें। लीजिए पहला क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। पहला वाला ही टॉपिक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेम एज इट इज़ वही लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी 12.1 जो क्वेश्चन गिवन है रिव्यू क्वेश्चन, उसका आंसर में आपने वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता देना है कि लाइट की रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेसेस से कैसे होती है। ठीक है जी, जो कि अगर हम नोट्स में देखें तो हमारा नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स के पेज नंबर 49 पर है जी। 12.2 देखते हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं, इनकी डेफिनेशन लिखनी है आपने, हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको फिर से दोबारा से एक शॉर्ट सा बता देता हूँ। 12.1 में ये प्लेन सरफेस थी कोई भी, ठीक है, उस प्लेन सरफेस के ऊपर हम अगर ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें जो कि परपेंडिकुलर होती है प्लेन सरफेस के, उस हम इमेजिनरी लाइन को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। लाइट की रे ये जो आ रही होती है किसी भी मीडियम से, इसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी मीडियम में वापस चले जाती है। इस आने वाली रे को विच इज़ ट्रैवलिंग इन सर्टेन मीडियम, इस रे को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और दूसरी वाली रे कहलाती है दैट इज कॉल्ड एज, ये कहलाती है जी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहलाती है दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो उसने पूछा है। ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जी। क्लियर हो गया जी। 12.3 में उसने लिखा हुआ, स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिस्क्राइब हाउ दे कैन बी वेरीफाइड ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे हम उनको वेरीफाई करेंगे, ये मैंने ग्राफिकली में ही ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें हमने उसको वेरीफाई करवाना है। ये जी 12.2 था जी। 12.3 में वो कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम यही ग्राफ इसके लिए यूज़ कर लेते हैं। इंसिडेंट रे, पहला लॉ ये बताता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पर, ये एक पॉइंट होता है जिसको मैं ओ का नाम दिया। ये पॉइंट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज, ये कहलाता है जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ पर? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये पहली स्टेटमेंट थी लॉ की। दूसरी स्टेटमेंट लॉ की क्या थी? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल होगा किसके? हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर की। ग्राफिकली में क्या, आप इन रेस का नाम रख दें ए ओ, नॉर्मल का नाम एन रख दें, इसका नाम जोन सा भी आप रख लें, जो ओ बी रख लें। ये ग्राफ बना के आपने ग्राफिकली थोड़ी सी छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए उसके साथ, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉन्ग क्वेश्चन में की थी, सेम वही है जी। 12.4 में कहता है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल साइड किसके, हम डायग्राम बना के देख लेते हैं जी, शॉर्ट सा देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चीज़ें कैसे होती हैं, लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होनी है जी। ये मैंने एक सरफेस बनाई, ठीक है, हम सपोज कर रहे थे इसके सारा नीचे वाला मीडियम दैट इज़ कोई भी ग्लास है, ऊपर वाला मीडियम क्या है? दैट इज़ एयर है। मैं सिंगल ये जो बाउंड्री बनी है ये एयर ग्लास, इसको हम इंटरफेस का नाम देते हैं जी। यहाँ से एक लाइट की रे आई किसी एंगल पर, याद रखिएगा इस जगह पर आपने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है जी, दिस इज नॉर्मल एंड जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के साथ, ये इंसिडेंस रे थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना जी। जब यही रे मेरा बच्चा दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी जी। ग्लास की सरफेस लो जितनी सारी बना लेते हैं ताकि हम नीचे से भी देखें उसे किस तरफ मूव करना है। ये बेंड करेगी जी टूवर्ड्स द नॉर्मल, रास्ता बदल लिया, ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बन गई। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनेगा। यहाँ पे दोबारा अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये वही डायग्राम है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में की थी, अब ये बेंड करेगी वे फ्रॉम द नॉर्मल, इतना ज़्यादा वे नहीं मूव करेगी, ये जो होती है ऑलमोस्ट इसकी बिल्कुल तकरीबन पैरेलल होती है ऐसे जी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इसका नाम था दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। लॉन्ग क्वेश्चन था जी हमारा 12.4, जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया था जी। 12.4 के बाद हम 12.5 देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट में वो क्या कहता है। सारे वही क्वेश्चन है जो आप कर चुके हैं पहले। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म यूज्ड इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वही बात इसी डायग्राम से हम देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 12.6 में जी 6 में वो कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहली बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का फाइंड आउट करने के लिए हमें जो चीज़ पता होनी, पहली तो बात है कि 12.6 में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाया करता है। देखिए जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? स्मॉल एन के साथ। वो क्या होता है? दो चीज़ों के दरमियान रेशियो होती है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें? एयर में, और उसकी रेशियो किसके साथ? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी मीडियम में। तो एन हमने स्पीड ऑफ लाइट को पढ़ा था, सी के साथ करते हैं किसी भी मीडियम में, वो कितनी होती है? वी होती है जी। एक और बात, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली हमें ये बताता है कि लाइट की रिफ्रैक्शन कितनी होनी है। मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें रिफ्रैक्शन कम होगी, ज़्यादा होगी सॉरी, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है? लो हो जाती है। अब उसका क्वेश्चन था इसी में 12.6 में कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ग्लास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब फाइंड आउट करेंगे जब हमें पता होगा कि ग्लास में V की वैल्यू कितनी है। हमें पता है कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 2 × 10⁸ इसकी जगह आ जाएगा 2 × 10⁸। एयर में हमें पता कितनी होती है जी? 3 × 10⁸।
तो 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1.5। इसने पूछ लिया जी कितनी होती, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कब होगी फाइंड आउट, जब स्पीड ये पता हो। ये तो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, तो डिफरेंट मीडियम्स की भी याद कर लीजिएगा ताकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आसान हो जाए। 12.7 में देखते हैं जी क्या कहता है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिंस। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक्चुअली ये जो मैंने डायग्राम बनाई, ये हमारा ये जो मैंने ग्लास बनाया ना, दिस इज एक्चुअली ग्लास स्लैब होती है। ये हमारा प्रैक्टिकल का पोर्शन जिसमें हम पिंस लगाकर इसकी रिफ्रैक्शन शो करते हैं, उसमें वही प्रैक्टिकल का पोर्शन ही है ये। तो डायग्राम इसमें यही बननी है। वही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ऑन पेज नंबर 52 और 53 पर, सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताने वाली। 12.8 में कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, लॉन्ग क्वेश्चन था जी जो हमने किया हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 10 ऑन पेज नंबर बेटा 54। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं आपको दोबारा से बताऊं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा उसने पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, सिंपल सी आपने वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख देनी है। 9 वाला देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अक्सर याद रहना चाहिए आपको, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए स्टेट द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस दो हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। वो दो कंडीशंस कौन सी हैं, दो कंडीशंस। पहली कंडीशन ये बताती है कि जो रे ऑफ लाइट है इट शुड ट्रैवल फ्रॉम, कहाँ से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, कि लाइट की रे कहाँ से किधर जानी चाहिए, डेंसर मीडियम से उसको ट्रैवल करना चाहिए किस तरफ, रेयर मीडियम में जाए, तो ही लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, अगर नहीं जा रही तो फिर नहीं। दूसरी बात, एक हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में पढ़ा था क्रिटिकल एंगल, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा किसके साथ, क्रिटिकल एंगल से, तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती जी। ये था जी 12.12 9 के बाद 10 देखें, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस में रिलेशन याद हो, मैं सिर्फ यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि जी बिल्कुल हमने इस रिलेशन की डेरिवेशन की थी, ठीक है। वो आपने लॉन्ग में आ जाए तो डेरिवेशन उसकी करके बतानी है। क्रिटिकल एंगल देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n था और उसका रिलेशन क्रिटिकल एंगल के साथ 1/sin एंगल c, अगर याद आ रहा हो आपको तो ये रिलेशन था जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में दिस रिलेशन एग्जिस्ट, ठीक होगी बात जी। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन का वो एज इट इज़ ऐसे ही पोर्शन था जी। आगे जी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइड टू लेंस। लेंस में जो डिफरेंट टर्म्स अप्लाई होती हैं उनकी डेफिनेशन लिख दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ हम रिवाइज कर लेते हैं जी। नहीं 10 के बाद, सॉरी बेटा, ये मैंने 12 की स्टेटमेंट पढ़ ली। 11 में है व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर, डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन लाइट प्रोपोगेशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 55 पर। वैसे शॉर्ट सा बता देता हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि लाइट जो है वो ट्रैवल कर सके फ्रॉम वन मीडियम से किस मीडियम में, दूसरे मीडियम तक जा सके जी। एक मीडियम से किस मीडियम में जा सके, दूसरे मीडियम में ना जाए, ठीक है। उसी मीडियम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, जिससे लाइट ट्रैवल करती है, इंफॉर्मेशन कैरी करके जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। एक स्पेस, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को वो लेके चली जाती है जी। 12.10 के बाद 11 में सिंपल आपने ऑप्टिकल फाइबर बताना है, उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है। 12.12 में 12.12 की स्टेटमेंट में वो क्या कहता है वो देख लेते हैं जी। स्टेटमेंट में वो क्या बात कर रहा है, नहीं जी 12.12 में कहता है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ बता दे किसका, लेंस का। मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि क्या है।
ये हमने लेंस जब बनाते हैं ना, कोई भी लेंस है, चाहे वो कॉनकेव लेंस है चाहे वो कन्वेक्स लेंस है, दो ही तरह के तो लेंस होते हैं, तीसरी तरह का तो लेंस होता ही नहीं है जी, दो तरह के। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, इसका मैंने ये अपर्चर बनाया। लेंस का एक सेंटर होता है जिसका हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इस ऑप्टिकल सेंटर को, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, क्या चीज़, 2F, यानी इस कर्वेचर का जो सेंटर होता है उसको जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन को क्या हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस 2F और O के दरमियान में एग्जैक्ट इधर पॉइंट होता है F, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। इसके और इसके दरमियान ये जो टोटल डिस्टेंस होता है बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f के साथ ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ जी। 12.13 में कहता है व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद रे डायग्राम। प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव और कन्वेक्स का रे डायग्राम हमने पढ़ी थी सेम, जब हमने टॉपिक पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस का, तो मैंने उस वक्त बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, अलग-अलग से आपने प्रिंसिपल फोकस दोनों बनाने होते हैं, ठीक है जी। तो वही क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं इसको अलग से समझाने की। 12.14 में देखिए, डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस से लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होनी है उसको देख लेते हैं हम एक दफ़ा फिर से। हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ठीक है जी। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैंने ये कुछ ने कहा है कन्वेक्स लेंस से कैसे होनी है लाइट रिफ्रैक्ट कैसे होनी है, मैं ये कन्वेक्स लेंस बनाया। ले जी बेटा, ये कन्वेक्स लेंस बन गया। इस कन्वेक्स लेंस पर ये लेंस का बना है जी अपर्चर। 2 नंबर का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता होता है, लॉन्ग में भी आ जाता है, आपने सारी बातें बतानी है। 3 रे डायग्राम के साथ हमने बनाना होता है। यहाँ पर हमारा पॉइंट आया F, इधर हमारा पॉइंट 2F, सिमिलरली इधर भी एग्जिस्ट करेगा F और इधर एग्जिस्ट करेगा 2F। अब आपने करना क्या है, आपकी मर्जी है, आप ऑब्जेक्ट जहाँ मर्जी प्लेस करके आपने सिंपल क्या बनानी है, रे डायग्राम बनानी है, जिधर मर्जी ऑब्जेक्ट प्लेस कर लें। हमने 5 केसेस पढ़े थे कॉन्वेक्स लेंस से रेलेवेंट, तो आपको याद होने चाहिए। उन 5 केसेस में से कोई सा भी, यहाँ आपने सिंपल क्या शो करके बताना है कि लाइट की 3 रेस के साथ रे डायग्राम के साथ इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ले जी, मैंने ऑब्जेक्ट को, चले हम यहाँ पर ही प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट था जी F 2F पर, इमेज भी 2F पर बनेगा। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस कहाँ से पास करेगी, F से। ये थी रे 1 R1, ये ऐसे जा रही। दूसरी रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, फर्स्ट वाली रे को मीट करेगी। उसकी ना रिफ्लेक्शन होती है ना रिफ्लेक्शन, जब वो मिरर से या लेंस में से पास सीधी गुजर जाती हैं। इसमें से पास की, फर्स्ट वाली रे को मीट किया, जहाँ पे फर्स्ट वाली रे को मीट करेगी वहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी जी। मैं यहाँ तक मैंने बना दी सिर्फ जी। दूसरी वाली रे कहाँ से, इस F से पास करेगी, ये थी रे 2। देन बेटा थर्ड रे यहाँ से गई ऐसे, और इसने क्या हो जाना उसके बाद पैरेलल हो जाना, दिस इज द रे 3 R3 जी। ये जी बन गई बेटा जी रे डायग्राम बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। ये था 12.14। 12.14 के बाद 15 में कहता है जी, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ कैन यू शो द यूज़ ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। मैं अगर पेपर बनाऊँ तो मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी दूँ, इसलिए कि बच्चे के पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जो लेंस है, ठीक है, वो कैसे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए। उसके पास अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर कैसे यूज़ कर सकता है, उसको इतना नॉलेज तो होना चाहिए। उतना नॉलेज कब होगा, जब उसे पता होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस्ड करना है। तो जी बेटा 12.15 में देखिएगा,
15 में कहता है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम बनानी है जी। काम आसान सा है। रे डायग्राम बनाने के लिए आसान काम वही कि कब कन्वेक्स लेंस किसके तौर पर एक्ट करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर कब एक्ट करता है जी। देखिए जी, कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर तब एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, एफ एंड बिटवीन लेंस, इसके और इसके दरम्यान। स्टेटमेंट तो लिख दी, डायग्राम भी हम बना लेते हैं जी। प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर बनाया जी मैंने लेंस, कन्वेक्स लेंस थिनर सा बना लेते जी। लीजिए इस कन्वेक्स लेंस के सामने यहां पर है इसका पॉइंट एफ। एफ को क्या नाम देते हैं मैं बड़ी दफ़ा बता चुका हूं, मिक्स नहीं कर देना। दो नाम है इसके, एक हम इसे कहते हैं दैट इज प्रिंसिपल फोकस एफ, दूसरा नाम इसका अक्सर मैंने यूज किया है फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ नहीं मैंने लिखा, मैंने फोकल पॉइंट ही लिखा है। लीजिए दूसरा एफ यहां पर है, दोनों तरफ एफ होता है ना, क्योंकि कर्वेचर तो ऐसे ही बनता है जी। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है हमारा, यहां पर, यही मैंने लिखा था, एफ एंड लेंस के दरमियान। दिस इज कॉल्ड एज द अपर्चर ऑफ लेंस। ये जी बच्चे अपर्चर। ले जी लाइट की रे पैरेलल रे इसके साथ, रे डायग्राम यहां से पास करना उसने जी, दूसरी रे यहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करती है बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड ले जाए ऐसे सीधा ही, स्ट्रेट बैकवर्ड अगर हम देखें बिल्कुल जिस स्केल के साथ बनाएंगे तो सीधा बनेगा। यहां पर जी दिस इज, ये क्या बना है, इस ऑब्जेक्ट का ये क्या बना है जी, इमेज। और ये जो इमेज बनता है याद रखिएगा दिस इज वर्चुअल, बड़ी दफा बता चुका हूं, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब है साइज में बड़ा, छोटा ऑब्जेक्ट सा बड़ा। दूसरी अहम सारी बात इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा। ठीक है जी, ये था जी बेटा क्वेश्चन नंबर 12.15, जिसमें एक कन्वेक्स लेंस किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर। उसके बाद देखिए 12.16 में कहता है जी अ कॉइन इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, इज एन इमेज फॉर्म्ड, व्हाट इज इट्स नेचर। लो जी दूसरा और अहम सारा क्वेश्चन, कहते हैं अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, कहते हैं एक कॉइन है, कॉइन कहाँ पर प्लेस्ड है, जी कॉइन प्लेस्ड है, कॉइन प्लेस्ड कहाँ पर, एट फोकल पॉइंट पर जी। फोकल पॉइंट आ गया ना, फोकल पॉइंट वो मैंने लिखा है जी, फोकल पॉइंट ऑफ कौन सा वाला लेंस जी, कन्वेक्स लेंस जी। क्वेश्चन उसका ये है कि अगर कॉइन को हम फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस पर प्लेस कर दे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। लो जी हम रे डायग्राम से देख लेते हैं कि बनेगा और कहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। देखेंगे ये आ गया जी बच्चे मेरा लेंस, ऑप्टिक सॉरी अपर्चर। यहाँ पर है जी मेरा बच्चा जी एफ, एफ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, फोकल पॉइंट। यहाँ पर पड़ा जी कॉइन, लीजिए ये कॉइन पड़ा है, दूसरा एफ इधर होगा, पैरेलल रे इधर गई, उस रे ने पास करना है कहाँ से, यहाँ से जी, दूसरी रे यहाँ से,
ये दोनों रेस क्या हो जाती हैं बच्चा जी, याद रखना है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हो गई हैं। पैरेलल रेस दे नेवर मीट ईच अदर। भाई जब मीट ही नहीं कर रही तो कंफ्यूज करने के लिए उसने कहा था, इसका मतलब है आसान सी बात है, नो इमेज इज फॉर्म्ड। लो जी, बनता ही नहीं है इमेज, कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई जी कि इमेज बनना ही नहीं है। हम उन चक्रों में ना जाएंगे कहाँ बनता है, कैसा बनता है, जिसने कंफ्यूज किया है बच्चे को कि इमेज जो बन रहा है किस तरह का बनेगा। आपने से बताना जी इमेज तो बनता ही नहीं है, तो किस तरह का बनने वाली तो बात ही नहीं ना है जी, ख़त्म हो गई यहाँ पे बात। 12.17 में कहता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या हैं। आसान से वर्ड्स में बताता हूँ कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। रियल इमेजेस और दूसरे वाले हैं जी वर्चुअल इमेजेस। हर वो इमेज रियल इमेज होगा दैट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, जिसको हम कहाँ पर ले सकें, स्क्रीन पर, जिसको हम बना सकें, जो स्क्रीन पर नज़र आ सके। जो स्क्रीन पर आ गया नज़र वो रियल इमेज है। दूसरी बात, जितने भी रियल इमेजेस होते हैं याद रखिएगा दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वो हमेशा उल्टे बनेंगे। जितने भी रियल इमेजेस बनेंगे उनमें रेज जो होंगी ना लाइट की, वो रेज हमेशा मीट करेंगी। बेटा रेज मीट करती है तो इमेज बनता है। फर्स्ट डे मैंने चैप्टर के स्टार्ट पर बताया था कि व्हेनेवर लाइट रेज मीट दे फॉर्म्स इमेजेस, इमेजेस की फॉर्मेशन होती है। वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं, ये दे कैन बी, ये जो मैंने लिखा ना स्क्रीन, स्क्रीन पर बन सकते हैं, दे कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, दैट हम लिख लीजिए दैट कैन नॉट प्रोड्यूस, दैट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। नहीं बनते स्क्रीन पर वो इमेजेस बनते ही नहीं हैं। यहां मैं लिखा था ना रेज मीट करती हैं, ये रेज कन्वर्ज होती हैं। किसी एक जगह पर जाके। वर्चुअल इमेजेस के अंदर रेज क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब है फैल जाती हैं, बिखर जाती, जिसको हम आसान से वर्ड्स में। और वर्चुअल इमेजेस याद, ये देखिए मैंने ये वर्चुअल इमेज बनाया था, मैंने सीधा बनाया है। वर्चुअल इमेज ये तो 100% बात है ना जी, जहाँ मर्जी आप चले जाएं उसने हमेशा क्या रहना है, इरेक्ट रहना है, सीधा रहना, वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जी रियल इमेजेस में और वर्चुअल। ये मेरा रियल इमेज बना था, डायग्राम इधर ही बनी है जी, दिस इज़ रियल, देख लो उल्टा है। और रेज मीट की हैं, ये मीट नहीं की, मैंने खुद बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाया था, खुद तो नहीं ना जा, खुद तो इधर जा रही ना, पैरेलल डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो अगर मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करवाता तो, इसको अगर मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करता तो नहीं मिलती, क्योंकि ये पैरेलल थी, ये पैरेलल नहीं थी। ये मेरे देखिएगा साइज छोटा होता जा रहा है, ऐसे करके मीट कर गई। ये मैंने सीधा इमेज बनाया था जी। ये बेसिक डिफरेंस है जी बिटवीन रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। 12.18 में कहता है हाउ डज द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, हाउ डज डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ किसका, किसी भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसे बना। हाउ डज द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, हाउ डज डाइवर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, कैसे बनाता है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का तो मैंने ये लिख दिया। कन्वर्जिंग लेंस के लिए 12.18 में 12.18 क्वेश्चन के लिए बच्चा यही वाली डायग्राम, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और 12.18 का कॉनकेव की मैं डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ जी। कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस कैसे बनाएगा इमेज। कॉनकेव लेंस के लिए हम रे डायग्राम देख लेते हैं जी। ले जी, आसान सी है, थोड़ी सी टेक्निकल है, समझने वाली है, समझिएगा साथ साथ।
यहाँ पर बनाया जी मैंने एक कॉनकेव लेंस। नहीं जी बेटा जी, ये बन गया कॉनकेव लेंस। इससे बनने वाले इमेजेस कहाँ पर और कैसे होंगे जी देखिएगा बच्चे, लेंस है तो जब मैंने ये वाला पर्चर बनाया था, सर्कुलर होता है, ये मैं बता चुका हूँ बात। यहाँ पर हमारा पॉइंट एफ होगा, ऐसे ही है जी। सिमिलरली इस जगह पर पॉइंट एक 2F होगा, ऐसे ही है जी। उतना ही यहाँ पर पॉइंट एफ होगा, उतना ही यहाँ पर पॉइंट 2F होगा। अब मैं एक अहम सारी बात यहाँ पर बताता जाऊँ कि जो कॉनकेव लेंस होता है, आपने एक बात याद रखनी है कि कॉनकेव लेंस से बनते ही इमेजेस क्या हैं, ये तो इसकी तारीख में है जी कि इसने वर्चुअल इमेजेस ही बनाने हैं, एक बात। दूसरी बात, इसने जो इमेज बनाना है वो हमेशा क्या होगा, छोटा। तीसरी बात, इसने जो इमेज बनाना है वो बनेगा कहाँ पर, लेंस था ना, अपर्चर, ये लेंस है जी। उसने इमेज बनाना कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड लेंस। चौथी अहम सारी बात कि कॉनकेव लेंस ने हमेशा, अहम सारी बात क्या कि कॉनकेव लेंस ने हमेशा इमेजेस कौन से बनाने हैं भाई, वो इमेज रहेगा ही इरेक्ट। कैसे बनेगा, अब हम उस इमेज को भी देख लेते हैं। और एक बात ऐड करता जाऊं साथ, लेंस ये लेंस है कॉनकेव लेंस, मेरा हाथ, दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है जी। मैं इसके सामने जिधर मर्जी हूँ, चाहे मैं इस जगह पर हूँ 2F से बाहर, 2F पर अंदर, इधर जिधर मर्जी हूँ, मैं जहाँ मर्जी खड़ा हूँ लेंस के सामने, मेरा इमेज इसके और इसके दरमियान बनेगा ही। यहाँ पर जहाँ मर्जी हम खड़े हैं, इमेज ने बनना ही सिर्फ उसी एक जगह पर है। कैसे, हम रे डायग्राम से ज़रा देख लेते हैं जी। मैं वैसे ही, लेट्स सपोज मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ जी, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है जी इस जगह पर, कोई सी भी एक जगह मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर ली। वही काम पैरेलल लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, याद करें मैंने बताया था कि इस रे ने डाइवर्ज हो जाना है। कितने एंगल पर डाइवर्ज होना है, मैं यहाँ से ऐसे डॉटेड यहाँ पर प्रोड्यूस किया, डॉटेड, फिर मैं इसको सीधा ऐसे ले गया। ये मैं आसान साल बच्चों को बताता होता हूँ कि ये लाइन बिल्कुल सीधी समझ लें, ऐसे आ रही है डॉटेड, कि एफ में से आ रही है, आ तो नहीं रही। दूसरी रे कहाँ से मैंने गुजारनी है, दूसरी रे मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी है, ध्यान से समझना, उसको मैंने इस एफ में से गुजारना है। लेकिन जब मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, रे जा रही है, रास्ते में तो लेंस आ गया, तो उसने क्या करना है, जो रे इसमें से ऐसे गुजरेगी, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल दें। लेंस ना हो तो इसमें वो क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, सॉरी पैरेलल ही होगी, इसकी ऐसे ही गुजर जाएगी जी। ये हमने मिरर वाला, मैंने इसको यहाँ से एंगल देके इसमें से पास करवाना है। जब मैं इसमें से पास करवाना है तो पैरेलल वो इस तरफ होगी जी, ये बच्चा इस तरफ पैरेलल हो जाएगी। इसी को मैंने बैकवर्ड ऐसे प्रोड्यूस किया, डॉटेड। ये देखिएगा, पहली रे को यहाँ मीट के यहाँ पर ये बन रहा है जी वर्चुअल इमेज, ये बना है जी दिस इज इमेज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये हमारा था जी दिस इज आर ऑब्जेक्ट। तीसरी अगर आप रे बनाना चाहें तो बिल्कुल बना लें। वो कहाँ से पास करवाएंगे आप, यहाँ से, उसने ऑप्टिकल सेंटर से पास करना है, वो सीधी की सीधी गुजर जाएगी ऐसे जी। दिस वन इज़ द थर्ड रे। ठीक होगी बात जी। ये होगा जी बेटा क्वेश्चन नंबर 12.18। 18 के बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, और कौन से हैं जी जो समझाने वाले, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं साथ साथ समझाता जाऊँगा।
जो हमने एज इट इज़ नोट्स में से क्वेश्चन कर लिए हैं वो वैसे ही हैं जी। 12.16 18 तक हमने कर लिए हैं जी। 18 के बाद 19 में क्या था, डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। भाई पावर ऑफ लेंस और उसके यूनिट की डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड, मैं सिंपल बता देता हूँ, वर्ड्स बोल देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस इक्वल होती है किस चीज़ के, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या चीज़, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, इन मीटर्स के अंदर। फार्मूला हमारे पास ये बनता है P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है जी। इस पावर ऑफ लेंस के अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट उसका होता है डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल D से लिखते हैं। व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 पर मीटर, यानी वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसकी पावर ऑफ लेंस किसकी इक्वल होगी, आसान से वर्ड्स 1 डायोप्टर की इक्वल होगी जी। 12.20 देखते हैं जिसमें कहता है जी 20 में जी, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म में से, फिर बता रहा हूँ, ये वो ग्लास प्रिज्म वाला टॉपिक है जिसमें हमारा, मैंने कहा था प्रैक्टिकल पूछे, अगर आपको याद है तो मैंने ऐसे एक प्रिज्म के साथ, ये मैं बनाऊंगा नहीं कंप्लीट, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। ये प्रिज्म हमने बनाया था, इस प्रिज्म के साथ हमने एंगल ऑफ, ये लाइट की रे ऐसे गई थी, उसके बाद पैरेलल हो गई थी यहाँ से ऐसे। अगर इसका मैं सीधा स्ट्रेट पाथ ऐसे ड्रॉ करूँ, इसको बैकवर्ड यहाँ से ऐसे प्रोड्यूस करूँ, तो यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ डेविएशन D। ये आसान से वर्ड्स बता दिए मैंने कि 12.20 में उसने पूछा क्या था। ये भी प्रैक्टिकल का हमारा क्वेश्चन है कि प्रिज्म से लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होनी है जी। इसके बाद बेटा डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है जी। देखिए जी, मैग्नीफाइंग पावर होती है, हमने पढ़ा था मैग्नीफाइंग, ये हमने, अगर आपको याद हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग पावर, मैं सिंपल यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, मैग्नीफाइंग पावर M, दो चीज़ों के दरमियान रेशियो होती है थीटा डैश ओवर थीटा में। थीटा डैश क्या है, एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज, एंगुलर साइज ऑफ फाइनल इमेज प्रोड्यूस बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, और थीटा कौन सा एंगल था, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन विदाउट ग्लास। ये थी मैग्नीफाइंग पावर। याद रखिए मैग्नीफाइंग पावर लेंस की। दूसरी चीज़ उसने पूछी है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर ये होती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी एबिलिटी जिससे वो डिस्टिंग्विश कर सके टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट्स को या पॉइंट सोर्सेज को। मैंने ये 2 पॉइंट सोर्सेज लगाए, एक मैंने पॉइंट ये लगाया, एक मैंने ये पॉइंट ये लगाया, आसान से वर्ड्स में समझ लेते हैं हम। इन दोनों पॉइंट सोर्सेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिससे इन दोनों पॉइंट सोर्सेज को वो अलग-अलग करके आपको बता सके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिजॉल्विंग पावर। आगे जी 12.22 में कहता है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल, मैं लीजिए इधर बनी हो, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, लीजिए बनी हुई हमने बनाई हुई है। दूसरी वाली डायग्राम कौन सी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम के अंदर हमने जो अपना लेक्चर नंबर 51 किया तो उसमें मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम बना के बताई थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम कैसे में, सिर्फ उसने पूछा रे डायग्राम बना दे। और एक और उसने पूछा हुआ है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की, वो टॉपिक हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का इंशाल्लाह करेंगे कि देखेंगे कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में डायग्राम कैसे बनती है। वो एक पूरे लेक्चर में हम उस पूरी डायग्राम को डिस्कस करेंगे जी। 12.23 में कहता है जी मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप, हम ये जी हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप थी, मैं यहीं पर लिख लेते हैं हम 12.23 क्वेश्चन में सिंपल माइक्रोस्कोप की हमने बतानी है जी क्या चीज़, मैग्नीफाइंग पावर। ये अगर याद हो आपको तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12.23। 12.23 में सिंपल माइक्रोस्कोप की, सिंपल पेपर में एमसीक्यूज में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की
हमने क्या बतानी है, मैग्नीफिकेशन। m इज इक्वल टू बड़ी आसान सी थी 1 प्लस d/f। f थी फोकल लेंथ, d था डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इमेज और जहाँ पर हमने आई प्लेस की, यहाँ पर आंख होती है ना, आंख प्लेस करेंगे तो हमें उसकी रे डायग्राम नज़र आएगी, उसके दरमियान। दूसरा हमने अपने लेक्चर नंबर 51 में पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये आपने याद कर लेने बेटा, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पर भी फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो टीचर जब आपसे पूछे तो आपको फार्मूला आना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला m इज इक्वल टू L/FO इंटू 1 प्लस D/FE। याद करें, L थी हमारा क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होते हैं। FO क्या थी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। FE क्या थी, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। D क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन जो हमारा फाइनल इमेज बनता है एंड आई। और एक और से पूछा हुआ किस चीज़ का, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का। वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम उसका फार्मूला देख लेंगे कि क्या है। 12.24 में कहता है ड्रॉ रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन नॉर्मल ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे इसको भी तब डिस्कस कर लेंगे। 12.25 में है जी what is meant by the term near sightedness and far sightedness, how can these defects corrected। ये हमारे चैप्टर के सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस रह गए हैं जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप हमने टेलीस्कोप डिस्कस करनी है, हमने ह्यूमन आई डिस्कस करनी है कि हमारी आंख कैसे वर्क करती है, रब्बुल आलमीन इसके अंदर क्या चीज़ डाली हुई है जिसकी वजह से हमें कोई भी इमेजेस नज़र आते हैं और कहाँ पर इमेज बनते हैं, कैसे बनते हैं, कि आंख में भी कोई लेंस एग्जिस्ट करता है, लाइट की रे कैसे एंटर होती है, ठीक है। और एक हमने ये डिस्कस करना है कि हमारे आंख में खुदा ना खास्ता जो कभी डिफेक्ट आ जाता है जिसको विजन का डिफेक्ट कहते हैं, जब हमें दूर की और करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आती, वो कैसे हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हम इंशाल्लाह, बड़े ही ये हेल्दी टॉपिक है, बड़े बड़े से टॉपिक हैं, ठीक है, और बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अलग-अलग लेक्चर में डिस्कस करें। यहाँ पर बेटा हमारे रिव्यू क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए जी, ठीक है जी। ये हमारे जो बुक था, बुक के 2 पेजेस पे थे ये रिव्यू क्वेश्चन, ठीक है, वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रह गए हैं, चैप्टर के 3 टॉपिक्स रह गए हैं और MCQs रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे अपने नए लेक्चर्स के अंदर। यहाँ पर आज का लेक्चर नंबर 52 जिसमें रिव्यू क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं वो ख़त्म होता है जी। लेक्चर के इख्तिताम पर हमने अपना एक हदीस का सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो एक छोटी सी हदीस पढ़ देता हूँ। बड़ी प्यारी सी हदीस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए हदीस में ये है जी, हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, या रसूलुल्लाह कौन से वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। देखिए दुआएं तो हम पूरा दिन मांगते हैं, ठीक है, अपनी हर हाजत के लिए दुआ तो रब से मांगनी है। किस वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्सा में, यानी रात जब बिल्कुल ख़त्म हो रही तो फजर से पहले पहले वही आखिरी हिस्सा बनता है, तो उस आखिरी हिस्सा में मांगी गई दुआ, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आप दुआ मांगेंगे तो वो ज़्यादा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मांगी गई दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। नए लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस करना है, लेक्चर नंबर 53 में मिस मत कीजिएगा। टेलीस्कोप का प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। इंशाल्लाह नए लेक्चर में बेटा दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।